चलिए देखो, अभी अपन स्टार्ट करेंगे औसत, है ना। एक सवाल पूछ लिया जाता है यहां से। देखो बात को समझना। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बोलूं कि औसत क्या होता है, अगर अपन सिंपल सी भाषा में बोले कि औसत क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है राशियों का योग, फिर नीचे होता है आपका राशियों की संख्या। चलिए, तो ये एवरेज का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी औसत की बात करेंगे, एवरेज की बात करेंगे, तो राशियों का योग बटे में क्या होता है, राशियों की संख्या होता है। चलिए, अगर इसको मैं और भी आपको बोलूं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो कुछ नहीं होता, बराबर 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 बांटना होता है, ठीक है ना। चलिए, तो कभी भी अगर बराबर बराबर बांटने की बात आती है तो फिर वहां पर अपन को क्या निकालना रहता है, औसत निकालना रहता है, ठीक है ना। चलिए, तो राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या, या फिर बराबर बराबर जब भी बांटने की बात आती है तो फिर उसको क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है। जैसे मुझे 1,000 रुपए आप सभी के बीच में बांटना है, तो बराबर बराबर अगर मैंने बांटा तो वही क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस बात को ध्यान रखना, कभी कभार वो डायरेक्ट औसत नहीं पूछकर कोई ऐसा शब्द आपको देगा, है ना, कि बराबर राशियां बांटनी है ना, वो करेंगे अपन। चलिए, तो यहां पर बराबर बराबर बांटना, इसको भी अपन औसत बोलता है। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास में 20 है, मेरे पास में 40 है, और यहां से मेरे पास में 50 है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, मेरे पास में 50 है, मेरे पास में 40 है, मेरे पास में 10 है, और यहां से एक और नंबर ले लो, जैसे मेरे पास में एक और नंबर था, 10 था। चलिए, अगर इनका औसत मुझे निकालना है, बहुत बेसिक सा सवाल है, ठीक है ना। अगर इनका औसत मुझे निकालना है तो आप क्या करेंगे, अपन ने देखो औसत का फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलिए, तो यहां पर सिंपल सा फॉर्मूला यह है कि योग में अगर संख्या का भाग देंगे तो अपन को क्या मिलेगा, औसत मिलेगा। चलिए, देखो यहां से योग का मतलब क्या हो गया कि इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे। अगर इन सभी को आप लोग जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 120 हो जाएगा। देखो संख्या का मतलब क्या होता है कि टोटल संख्याओं को गिन लो, 1 2 3 4, टोटल मिलाकर संख्याओं को गिनेंगे तो कितना है, 4 है। तो यहां से अपने पास में जो औसत है वो कितना निकल के आ गया, 30 निकल के आ गया, ठीक है ना। बड़ी संख्या का औसत कैसे निकालना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन कभी भी अगर छोटी संख्या आपको दी जाती है तो फिर उसमें ज्यादा मतलब तरीके मत लगाए करो। नॉर्मल संख्याओं का योग करके संख्या का भाग दे लो, औसत निकल के आ जाता है। बड़ी संख्या का मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे है, उनको जोड़ना नहीं होता, उसका तरीका अलग होता है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन अगर छोटी छोटी संख्या दी जाती है तो फिर आपको नॉर्मल तरीके से क्या निकालना रहता है, औसत निकालना रहता है, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आगे की बात समझना, यहां से आगे की बात समझना। जैसे मैंने आपको बोला क्रमागत, अब इस क्रमागत का मतलब क्या होता है बताइए। अगर यहां से मैं आपको बोलूं भाई क्रमागत, क्रमागत का मतलब देखो यहां से बात समझना, अंतर बराबर होता है। चलिए, देखो क्रमागत का मतलब कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अंतर एक एक का होगा, ऐसा नहीं है। अंतर दो दो का भी हो सकता है, अंतर तीन तीन का भी हो सकता है, अंतर चार चार का भी हो सकता है। लेकिन वो उन संख्याओं के बीच में जो अंतर है ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे मैं यहां से बात करूंगा भाई 2, यहां से 3, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, ठीक है ना। चलिए, आप यहां से देखेंगे, देखो संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है, इन दोनों संख्या के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर भी 1 है। मतलब आप किसी भी दो संख्या को देख लो तो आपको जो अंतर है वो कितने का मिला, 1 1 का मिला।
तो ये संख्या अपने क्रमागत कहलाएगी। वैसे में 5, 10, 15 और यहां से 20 और यहां से 25 लिख लिया। चलिए, अगर यहां से आपने देखा क्या संख्याओं के बीच में गैप आपका समान है क्या? बिल्कुल समान है। देखो यहां भी 5 का गैप है, इधर भी 5 का गैप, इधर भी 5 का गैप, इधर भी 5 का गैप, ठीक है ना। अगर संख्याओं के बीच में आपका गैप समान है तो फिर इसको क्या बोला जाता है? क्रमागत बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, यहां से अपने पास में जो सम और विषम संख्या होती है ना, ये भी अपने को क्या कहलाती है? क्रमागत कहलाती है। यहां पर जो अपने पास में सम और विषम संख्या होती है, ये भी क्या कहलाती है? क्रमागत कहलाती है। क्योंकि सम संख्या की बात करेंगे, प्रत्येक संख्या में दो दो का गैप रहेगा, ठीक है ना। अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो भी प्रत्येक संख्या में कितने कितने का गैप रहेगा? दो दो का गैप रहेगा। जैसे सम संख्या आप बोलेंगे सर 2, 4, 6, 8 और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देखो प्रत्येक संख्या में कितने कितने का गैप है? दो दो का गैप है। तो ये भी संख्या क्या कहलाएगी? क्रमागत कहलाएगी। वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा विषम संख्या, तो आप बोलेंगे कि 1, 3, 5, 7 है ना, ये आगे बढ़ता जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में कितने कितने का गैप है? दो दो का गैप है। चलिए, तो ये जो सम और विषम संख्या होती है, ये भी अपने क्या कहलाती है? क्रमागत कहलाती है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आगे की बात समझना, यहां से आगे की बात समझना। क्रमागत संख्या का औसत चलिए देखो, यहां से अपन बोलते हैं ना कि बीच वाली संख्या औसत कहलाती है। तो बीच वाली संख्या औसत तभी कहलाएगी जब आपको संख्या क्या देके रखेगा? क्रमागत देके रखेगा। और क्रमागत का सीधा सीधा मतलब अंतर एक का नहीं होता, अंतर उनमें कितने का भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको यहां पर लिखा है कि क्रमागत का सीधा सीधा मतलब होता है कि उन संख्याओं के बीच में अंतर बस बराबर होना चाहिए, चाहे वो 5 का अंतर हो, चाहे वो 10 का अंतर हो, चाहे वो 15 का अंतर हो। चलिए, तो यहां पर आप लोग देखेंगे क्रमागत संख्या का जो औसत है वो कौन सी संख्या होती है? बीच वाला होता है। जैसे नॉर्मली आप लोग बताइए 7, 14, 21, यहां से 28 और यहां से 35, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मुझे बताइए क्या ये संख्या अपने पास में क्रमागत है क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल क्रमागत है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच में कितने कितने का गैप है? 7 7 का गैप है। चले, अगर संख्या क्रमागत है तो जो बीच वाली संख्या है ना, वही अपने क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो जो बीच वाली संख्या है वही अपने क्या हो गई? औसत निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से और भी आगे की बात समझना। जैसे मैं आपको यहां से बोलूं कि 2, 4, 6, 8, 10 और यहां से 12। चलिए, तो यहां से मुझे बताइए, जैसे इस बार 14 भी लिख लो। चलिए, यहां से मुझे बताइए क्या ये संख्या आपके क्रमागत है क्या? आप बोलेंगे क्रमागत है। तो जो बीच वाली संख्या है ना, वही अपने क्या कहलाएगी? औसत कहलाएगी। बीच वाला कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे सर इधर जितनी संख्या रहेगी इधर भी उतनी संख्या रहेगी, तो ये फिर संख्या अपन को क्या मिलेगी? बीच वाला मिलेगा, ठीक है ना। तो जब भी क्रमागत वाली सीरीज आती है तो ये जो बीच वाली संख्या है यही अपना क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। चलिए देखो, यहां से और भी आगे की बात समझना। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और यहां से 12। चलिए, जैसे मैं यहां से बात करूंगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, क्या आप इसका जो औसत है वो बता सकते हैं क्या? हाँ, देखो यहां पर भी अपन बीच वाला देखेंगे। आप बोलेंगे सर 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, यहां पर तो बीच में कोई एक संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे सर 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, यहां पर आपके पास में कोई भी बीच वाली संख्या नहीं है। फिर इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं?
जब बीच में एक संख्या नहीं होती तो बीच में कितनी संख्या को मानते हैं? दो संख्या को मानते हैं। या तो बीच में एक संख्या आपको मिल जाएगी तो बीच वाली संख्या औसत कहलाएगी। लेकिन मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे आप लोग इसमें देख सकते हैं कि बीच में कोई सी भी संख्या नहीं है। अगर बीच में कोई सी भी संख्या नहीं है तो फिर दो संख्या को क्या मानकर चलेंगे? बीच वाला मानकर चलेंगे। अब इन दोनों संख्या को आपने बीच वाला मान के चला तो आप बोलेंगे कि सर दो संख्या अपने इधर है, दो संख्या अपने इधर है, ठीक है ना। क्योंकि जो बीच वाली संख्या होती है ना वही तो औसत कहलाता है। इस बार कोई भी एक संख्या बीच में नहीं थी तो अपन ने दो संख्या को बीच में माना। देखो दो संख्या उधर, दो संख्या इधर, तो ये जो बीच वाली संख्या है यही अपना क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। चलिए, लेकिन अगर बीच में दो संख्या आती हैं तो फिर औसत कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे? दो का भाग देंगे, ठीक है ना। अगर बीच में आपके पास में दो संख्या आ जाए तो आप इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे? दो का भाग देंगे। देखो 14 में दो का भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 7 निकल के आता है, ठीक है ना। चलिए, वैसे मैं यहां से बात करूंगा भाई 8। चलिए, अपने पास में छोटा सा नंबर में ले रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आएगी चीजें। देखो यहां से 8, 16, 24 और 32 है। अगर यहां से अपन को औसत निकालना है, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं कि ये क्रमागत संख्या है, ठीक है ना। क्रमागत का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में गैप समान है। अच्छा, यहां पर कोई बीच वाली संख्या है क्या? आप बोलेंगे कोई एक संख्या नहीं है। अगर कोई भी एक संख्या बीच में नहीं है तो फिर आप बीच में कितनी संख्या को लेकर चलेंगे? दो संख्या को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से औसत कैसे निकालेंगे? आप इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे? दो का भाग देंगे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 में दो का भाग देंगे तो कितना आ गया? 20 आ गया। कहने का मतलब इस सवाल का अगर औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले, देखो अगली बात समझना। क्रमागत के बारे में अपन ने बोला कि जो बीच वाली संख्या है वही अपने क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा, ठीक है ना। बीच वाली संख्या अपना औसत रहेगा, ऐसा अपन ने बोला क्रमागत के बारे में। चलिए, अब मैं यहां से क्रमागत के बारे में एक और लाइन बोलूंगा, वो भी आपके बहुत ज्यादा काम के हैं। जब सीरीज लंबी आती है तो फिर बीच वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, ठीक है ना। चलिए, यहां से क्रमागत के बारे में एक लाइन मैंने बोली है कि बीच वाली संख्या औसत है। लेकिन यहां से क्रमागत के बारे में मैं आपको एक और लाइन बोलूंगा कि जब भी संख्या या फिर जब भी कोई भी सीरीज आपके क्रमागत है तो औसत कैसे निकालेंगे? पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या और यहां पर किसका भाग देंगे? दो का भाग देंगे, ठीक है ना। क्रमागत संख्या का औसत निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट ही कौन सी संख्या देख लो? बीच वाली संख्या देख लो, ठीक है ना, तो भी आपका क्या निकल के आ जाएगा? औसत निकल के आ जाएगा। या फिर क्रमागत संख्या का औसत निकालने का एक और तरीका होता है, पहली संख्या आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे? दो का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप लोग इनमें देख सकते हैं, क्या ये सारे की सारी संख्या क्या ये अपने पास में क्रमागत संख्या है क्या? बिल्कुल है। तो अपन औसत ऐसा भी निकाल सकते थे, भाई पहली संख्या कितनी है? 2 है। आखिरी संख्या कितनी है? 12 है। 2 और 12 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। उसमें 2 का भाग देंगे तो यहां से औसत कितना आ गया? 7 निकल के आ गया। वैसे आप बोलेंगे सर ये भी क्रमागत संख्या है तो इसमें भी वही लगा लो। पहली संख्या को आखिरी में जोड़ा, कितना मिला? 40 मिला। 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा? 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो क्रमागत संख्या का औसत निकालने के दो तरीके, दोनों ही काम आते हैं अपनी अपनी जगह। आप समझ में आ रही है? अपनी अपनी जगह दोनों ही काम क्या है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे दिए जाएंगे कि आप बीच वाली संख्या पहचान ही नहीं पाएंगे। बात नहीं समझ में? चले, और कुछ सवाल ऐसे आपको दिए जाएंगे जिसमें क्या होगा कि बीच वाली संख्या को बहुत इजीली पहचान लेंगे।
तो दोनों ही तरीके अपनी अपनी जगह हैं, दोनों ही तरीके काम के हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप लोग मुझे बताइए कि 2 4 6 और ऐसे करते करते मैंने लास्ट में यहां पर लिखा है 102 लिखा है, ठीक है ना। यहां पर अपन को बोला है कि 2 4 6 और ऐसे करते करते 102 लिखा है। फिर आपसे पूछा गया भाई औसत ज्ञात करें। चलिए, तो यहां से सबसे पहले तो सवाल देखते ही समझ में आ रहा था। देखो यहां से इनके बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में 2 का गैप है, मतलब ये आगे भी जो गैप है वो अपना समान ही रहेगा। ये अपन को थोड़ा सा कंक्लूजन ये शुरुआत वाली संख्या से ही निकालना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग देखेंगे 2 4 6 ऐसे करते करते कहां तक है, 102 तक है। मैंने अभी आपको सिखाया कि क्रमागत संख्या का मतलब ये होता है कि उनके बीच में गैप समान है। चलिए, तो उसका औसत निकालने के 2 तरीके हैं। क्या इस सवाल में बीच वाली संख्या निकालना आसान है क्या? नहीं, ये मतलब निकाल तो लगे लेकिन सोचना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, फिर आपके पास में एक तरीका कौन सा था कि पहली संख्या कौन सी है, 2 है, प्लस में आप बोलेंगे कि आखिरी संख्या कौन सी है, 102 है, फिर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी एक क्रमागत संख्या आती है तो 2 तरीके से औसत निकाला जाता है। बस आपको यह सोचना पड़ेगा भी कहां पर कौन सा तरीका लगाना है, ठीक है ना। पहली संख्या देके रखा था, आखिरी संख्या देके रखा था, दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो भी क्या निकल के आ जाएगा, औसत आ जाएगा। देखो यहां से 104 में अपन 2 का भाग देंगे तो अपना जो औसत है ना वो कितना आ गया, 52 आ गया। कहने का मतलब जो बीच वाली संख्या है वो अपने पास में क्या आएगी, 52 आएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। प्रथम चलिए, देखो यहां से बात को समझना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे निकालेंगे? अच्छा, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? अपन ने जब संख्या पद्धति पढ़ी थी तो वहां पर मैंने बताया था ये जो प्राकृतिक संख्या है ना ये कहां से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो आप बोलेंगे सर प्रथम n प्राकृतिक संख्या, जैसे n की जगह आप 5 लेकर चलो। सवाल जैसे मान लो ऐसा आ गया कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो पहली 5 संख्या कौन सी होगी, बस यही इसका मतलब। तो आप बोलेंगे सर पहली 5 संख्या कौन सी हो गई, 1 से लेकर कहां तक हो गई, 5 तक हो गई, ठीक है ना। क्योंकि जब भी प्राकृतिक की बात आएगी तो कहां से लेकर चलेंगे, 1 से लेकर चलेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा ये जो 1 से लेकर 5 तक अपन ने लिखा है, क्या ये अपने पास में क्रमागत संख्या है क्या? बिल्कुल है, कैसे नहीं है। देखो ना गैप समान है, प्रत्येक संख्या के बीच में देखेंगे तो आपका क्या है, गैप समान है। अगर कोई भी संख्या के बीच में गैप समान है या फिर आप बोलेंगे क्रमागत संख्या है तो अपन ने औसत निकालना कैसे सिखाया था भाई, आप पहली और आखिरी को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यही सेम कॉन्सेप्ट अपन यहां पर लगाएंगे। देखो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो यहां से आप बोलोगे सर 1 2 3 4 ऐसे करते करते आप कहां तक लेकर जाएंगे, n तक लेकर जाएंगे। जैसे मान लो सवाल ऐसा होता कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो आप 1 2 3 अगर 10 संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाता, ठीक है ना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा जाता तो 1 से लेकर कहां तक लेकर चलेंगे, 10 तक लेकर चलेंगे। चले, अब खुद बताइए भाई 1 से लेकर 10 तक क्या ये संख्या आपके पास में क्रमागत नहीं है क्या? बिल्कुल क्रमागत है। तो पहली संख्या को आखिरी में जोड़ा और किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। अगर नीचे वाले सवाल का उत्तर निकालेंगे,
अगर नीचे वाले सवाल का उत्तर निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, नीचे वाला सवाल क्रमागत है, तो पहली संख्या को आंकड़े के साथ जोड़ो और किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये जो संख्या है ना, एक क्रमागत संख्या है, तो पहली संख्या को आखिरी के साथ जोड़ा तो आप बोलेंगे पहली संख्या 1, आखिरी संख्या n, और यहां से किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे। बात नहीं समझ में। तो कभी भी अगर आपसे ये बोला जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली संख्या को आखिरी के साथ जोड़ना और किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली प्राकृतिक संख्या तो 1 है, आखिरी प्राकृतिक संख्या n हो जाएगी क्योंकि n तक पूछा गया था, और फिर किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग डायरेक्ट याद करिएगा, ये बहुत काम के हैं। चलिए, वैसे मैं यहां से आपको बोल रहा हूं भाई, प्रथम चलिए देखो, यहां से बात को समझना, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर भी वही होगा, ठीक है ना। देखो यहां से बात को समझना, जैसे अपन सवाल लेते हैं भाई, प्रथम 3 विषम संख्या, आप छोटे से एग्जांपल से समझो। चलिए, जैसे अपन ने सवाल लिया कि प्रथम 3 विषम संख्या, अच्छा विषम सम तो सभी को पता ही होगा, ठीक है ना। यहां से मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्रथम की बात करेंगे, अगर यहां से प्रथम की बात करेंगे तो पहली सम संख्या आप कितने लेकर चलेंगे, 2 लेकर चलेंगे, और पहली विषम संख्या आप कितने लेकर चलेंगे, 1 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर प्रथम भाज्य संख्या की बात आती है, आप कितना लेकर चलेंगे, 4 लेकर चलेंगे। अगर प्रथम अभाज्य संख्या की बात आती है तो आप कितना लेकर चलेंगे, 2 लेकर चलेंगे। बात समझ में आ रही है। प्रथम सम संख्या 2 लेकर चलना है, प्रथम विषम संख्या 1 लेकर चलेंगे, पहली भाज्य संख्या 4 होती है, और यहां से प्रथम अभाज्य संख्या कितनी लेकर चलेंगे, आप 2 लेकर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, कभी भी यहां से बोला जाए कि धनात्मक पूर्णांक, कभी भी यहां से बोला जाए धनात्मक पूर्णांक, तो आपका जो नंबर है ना वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, फिर यहां से आगे बढ़ता जाएगा। बात आ रही समझ में। कभी भी आपको बोले कि प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का औसत ज्ञात करिए, तो उसका कोई अलग से मतलब नहीं है। जब भी धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है तो फिर संख्या को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 0 होता है ना वो न तो धनात्मक होता है न वो ऋणात्मक होता है। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे तो संख्या को कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। चलिए, वैसे आप लोग मुझे बताइए, जैसे अपन ने सवाल लिखा था भाई, प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है ना वो n ही होगा। जैसे प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो अपना उत्तर भी 100 ही होगा, ठीक है ना। चलिए, यहां से बात को समझना, प्रथम 3 विषम संख्या का अगर औसत अपन को निकालना है तो यहां से अगर फॉर्मूला पता होगा तो अपना उत्तर कितना आएगा, 3 ही आएगा। विषम संख्या के केस में जितना अपन को देके रखेगा वही अपना क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए, तो प्रथम 200 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो भी कितना होगा, 200 होगा। प्रथम 1000 विषम संख्याओं का औसत पूछ लिया जाए तो भी कितना होगा, 1000 ही होगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं इस सवाल के माध्यम से आपको बता रहा हूं भाई, प्रथम 3 विषम संख्या, तो आप बोलेंगे सर पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है, दूसरी विषम संख्या कौन सी है, 3 है, और तीसरी विषम संख्या कौन सी है, 5 है। चलिए, क्या ये प्रथम 3 विषम संख्या है, इनका औसत बता सकते हैं क्या। देखो 5 3 8 प्लस 1 मिला के 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आ जाएगा।
या फिर आप देख लो सर बीच वाली संख्या 3 है, 3 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। पहली संख्या को आखिरी में जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो भी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से प्रथम 3 संख्या का औसत निकाला, छोटे से एग्जांपल से लिया तो कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। तो बस आपको सीधा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल जब भी आएगा तो बड़े नंबर के लिए आता है, छोटे के लिए नहीं आता, ठीक है ना। तो प्रथम n विषम संख्याओं का जो औसत है वो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। विषम की बात करेंगे तो बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग यहां से आगे का लिखना, प्रथम n सम संख्याओं का औसत। चलिए, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि जब भी सम की बात करेंगे तो फिर अपन को एक उसमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। यहां से मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूं, बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिया भाई, प्रथम 4 सम संख्या का औसत। चलिए, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा भाई, प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना है तो उस n में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। जैसे प्रथम 100 सम संख्या का औसत पूछा जाए, 1 जोड़ लो 101 हो जाएगा, ठीक है ना। प्रथम 500 सम संख्या का औसत पूछा जाए, 1 जोड़ लो 501 हो जाएगा। छोटे से एग्जांपल से समझो, जैसे प्रथम 4 सम संख्या, तो मैंने आपको क्या बोला था भाई, सम संख्या को कहां से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। 2 के बाद 4 आएगा, 6 आएगा और यहां से क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। तो प्रथम 4 सम संख्या आपके सामने है, क्या इन चारों संख्या का औसत निकाल सकते हैं क्या। आप बोलेंगे सर ये जो 4 संख्या है ना, इसका औसत कैसे निकालेंगे, पहली संख्या और आखिरी संख्या इन दोनों को जोड़ा कितना हो जाएगा, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो यहां से कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। मतलब अपन लेकर तो 4 चले थे, लेकिन अपना औसत कितना आ गया, 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे। कभी भी विषम का पूछा जाए तो उत्तर सेम ही होगा, अगर सम का पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगली बात समझना, जैसे मैं आपको बोलूं यहां से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते वो आपको देगा कि n का स्क्वायर, ठीक है ना। चले, और सवाल में इसका क्या पूछा जाता है, आपसे औसत पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है, आपको 1 का स्क्वायर देगा प्लस 2 का स्क्वायर देगा प्लस 3 का स्क्वायर देगा, ऐसे करते करते लास्ट में कोई भी संख्या देगा। जैसे लास्ट में 10 का स्क्वायर दे दिया, 20 का स्क्वायर दे दिया, 30 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है ना। फिर आपसे औसत पूछा जाता है तो इसका औसत होता है, चलिए, अब जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा वो कैसे भी करके सवाल को नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इन सीरीज के कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आपको याद करना है। तो जब भी आपको ऐसा बोले कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते लास्ट में n का स्क्वायर, तो इसका औसत कैसे मिलेगा, n+1 2n+1 बटे में क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 6 हो जाएगा। अगर किसी को इसके योग का फॉर्मूला अगर पता है ना तो ये होता है, आपको पता हो तो ठीक है ना। अगर कोई चाहे कि सर ये जो ऊपर सीरीज लिखा हुआ है इसके योग का फॉर्मूला क्या होगा, इसके योग का फॉर्मूला ये होता है n गुणा n+1 2n+1 बटे में 6। लेकिन अपन ने क्या सीखा था कि योग में जैसे ही संख्या का भाग देते हैं वैसे क्या निकल के आता है, औसत निकल के आता है। इस योग में जैसे ही आप संख्या का भाग देंगे वैसे क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। देखो n से अपना n कट जाता है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, कभी भी आपको ये स्क्वायर वाला, ये क्यूब नहीं है, यहां पर स्क्वायर था, ठीक है ना। चलिए, कभी भी आपको ये स्क्वायर का औसत पूछा जाए
तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, n+1 2n+1 भाग किसका करेंगे, 6 का करेंगे। जैसे सवाल में बोला जाए भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते जैसे आपको बोला जाए कि 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर, फिर आपसे यहां से बोला जाए कि आपको इसका क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर, फिर आपको क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। चले अब यहां से देखो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप बोलेंगे सर n+1 2n+1 बटे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस n का मान कहां से आएगा, ये जो सबसे लास्ट में संख्या है ना, यही अपना क्या कहलाएगा, n कहलाएगा, क्योंकि यहां पर n का स्क्वायर अपन ने बोला है, तो लास्ट वाली संख्या का अपन को स्क्वायर देगा, तो ये जो सबसे लास्ट वाली संख्या है यही अपने क्या कहलाएगी, n कहलाएगी। चले अब आप जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे ना, देखो n के स्थान पर 10 पुट करो, जहां जहां पर भी n है वहां पर 10 पुट करेंगे। देखो 10 प्लस 1 मिलाकर कितना हो गया, आप बोलेंगे 11 हो गया, ठीक है ना। वैसे आप देखो इस वाले को हल कैसे करेंगे, पहले 10 को 2 से गुणा करेंगे, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20 हो गया। उस 20 को 1 में जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो गया, 21 हो गया। और नीचे भाग किसका देना है, आप बोलेंगे सर 6 का भाग देना है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले जैसे इसको हल करेंगे भाई, 3 से काटा 2 बार, 3 से काटा 7 बार, तो अपना जो उत्तर है वह कितना हो जाएगा, 77 बटे में 2 हो जाएगा। आगे ऑप्शन देख लेना भाई कैसे देके रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से 38.5 हो जाएगा, ठीक है ना। चले तो जब भी ये ऊपर स्क्वायर स्क्वायर देकर आपसे योग पूछा जाता है, तो फिर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर इसका उत्तर निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए रटने वाली चीजें हैं, जैसे अपन ने स्क्वायर दिया वैसे देखो क्यूब भी होता है। जैसे अपन ने स्क्वायर दिया है वैसे क्या होता है, क्यूब भी होता है, ठीक है ना। मैं यहां पर देखो औसत का फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन देखो जिसको इसके योग का फॉर्मूला पता है ना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसके योग का फॉर्मूला देखो ये होता है n गुणा n+1 बटे में 2, और इस पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो इसके योग का फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना। अगर हर संख्या के ऊपर 3-3 आपको देके रखा है तो इसके योग का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया था कि योग में जैसे ही संख्या का भाग देता है वैसे क्या निकल के आता है, आप बोलेंगे औसत निकल के आता है। चले सबसे पहले तो जैसे इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आप बोलेंगे सर स्क्वायर को खोलेंगे तो यहां से n का स्क्वायर हो गया। देखो इस n+1 का भी आप बोलेंगे स्क्वायर हो गया, बटे में इस 2 का भी यहां पर क्या करेंगे, अपन स्क्वायर करेंगे। चलिए ये तो बस अपन ने अभी आप ये स्क्वायर देके रखा था ना, ये खोला था। अगर इस योग में अपन संख्या का भाग देंगे तो अपने को यहां से औसत मिलेगा। देखो n का स्क्वायर मतलब n गुणा n होगा, और नीचे वाला n है ना, एक n को काटेगा, तो यहां से आपको तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चले कभी भी अगर मैं बात करूं कि आपको ऊपर क्यूब देके रखा है और उसका औसत पूछा जाए तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। चले वो फॉर्मूला मतलब आपके सम का फॉर्मूला है, सम का मतलब होता है योग का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है ये योग का फॉर्मूला है, लेकिन ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ये किसका फॉर्मूला है, औसत का फॉर्मूला है। चले तो यहां से ये जो अपन ने लिखा है ये तो इसके योग का फॉर्मूला है, और यहां से जो ये अपन ने लिखा है वो इसी के औसत का फॉर्मूला है। क्या ये बात क्लियर है क्या। अब जब भी ये सवाल आएंगे ना तो इनमें दिमाग नहीं लगाना, इनमें डायरेक्ट ही आप n की जगह n का मान पुट करेंगे, वैसे क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। जैसे आप n के स्थान पर n का मान पुट करेंगे वैसे आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चले तो अभी तक देखो अपन ने क्या सीखा,
अभी तक अपन ने यह सीखा है कि यहां से ध्यान से देखना, अगर संख्या लगातार है, प्राकृतिक संख्या है, पहली संख्या को आखिरी में जोड़ा, किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। प्रथम n विषम संख्या बोला जाए, यहां से आप बोलेंगे प्रथम n विषम संख्या। अगर विषम संख्या की बात होगी तो फिर अपना उत्तर भी क्या होगा? वही संख्या होगी, सेम, ठीक है ना। प्रथम n सम संख्या की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर जब भी सम संख्या की बात करेंगे तो 1 प्लस कर दो, n+1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, वैसे यहां से अगर हर संख्या के ऊपर स्क्वायर लगाकर देके रखा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, n+1 2n+1 बटे में क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे। वैसे आप बोलेंगे सर स्क्वायर लगाकर नहीं दिया, क्यूब लगाकर दे दिया, तो औसत का ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना। अच्छा, मैं आपको ऐसे बोलूं, प्रथम 10 बताइए क्या होगा? कितना हो जाएगा? नीचे वाले का उत्तर कितना हो जाएगा? देखो, दोनों ही सवाल अलग अलग हैं, बात नहीं समझ में। ऊपर वाले सवाल में तो अपन को बोला है कि शुरुआत की कितनी संख्या लेना है? 10 संख्या लेना है। नीचे वाले सवाल में बोला है कि अंतिम संख्या 10 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? अंतिम संख्या कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। दोनों सवालों में बहुत बड़ा अंतर है, अभी सिखाता हूं। चलिए, कभी भी अगर यह सवाल आता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 40 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला अपन ने लिखा है कि यहां से 10 देके रखा है तो उत्तर भी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाले सवाल का मतलब समझना। नीचे वाले सवाल का मतलब देखो, ऊपर वाले सवाल का मतलब क्या है कि प्रथम 10 संख्या लेना है। अब 10 संख्या कौन कौन सी हो गई भाई? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और यहां से 15 हो गया। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। चलिए, 17 हो गया, 19 हो गया। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाले सवाल का मतलब यह है कि प्रथम 10 संख्या लेना था, तो प्रथम 10 संख्या यही तो है विषम वाली। अगर आप इनका औसत निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 10 निकल के आ जाएगा। लेकिन नीचे वाली संख्या क्या है? इसमें आपको बोलेगा कि कहां तक अपन को लेना है। बात समझ में आ रही है? नीचे वाले सवाल में अपन को बोलेगा कि भाई लेना कहां तक है। ऊपर वाले सवाल में तो शुरुआत की कितनी संख्या लेनी है उसकी बात करेगा। सिंपल सी लैंग्वेज याद रखना, प्रथम 40 संख्या बोले, प्रथम 100 संख्या बोले, प्रथम 200 संख्या बोले, प्रथम 500 संख्या बोले, उत्तर आपका वही निकल के आएगा जो नंबर देके रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन नीचे वाली सवाल में ना एक शब्द आपको मिलेगा, प्रथम 10 तक की संख्या, प्रथम 100 तक की संख्या, प्रथम 400 तक की संख्या। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको जो संख्या काउंट करनी है वो कहां तक की करनी है? 10 तक की करनी है। चलिए, तो यहां से प्रथम विषम संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे सवालों में आप प्रथम संख्या लिखा करो और ऐसे सवालों में आप अंतिम संख्या लिखा करो। बात समझ में आ रही है? जब भी आपको बोले ना कि कहां तक की संख्या लेना है तो ऐसे सवालों में प्रथम संख्या लिखा करो और ऐसे सवालों में अंतिम संख्या लिखा करो, ठीक है ना। अच्छा, 10 तक की बात करा है। अब 10 तो आपका विषम संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर सवाल में बोला है कि 10 तक की अपन को कौन सी संख्या लेना था? विषम संख्या लेना था। क्या ये 10 अपना विषम संख्या है? क्या नहीं है? तो आप बोलेंगे
सर जो सबसे लास्ट वाली विषम संख्या है ना वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जब प्रथम संख्या है, जब अंतिम संख्या है तो औसत आराम से निकाला जा सकता है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से प्रथम संख्या को आखिरी में जोड़ा, कितना हो जाएगा 10, और इसमें 2 का भाग देंगे तो अपना जो औसत है वो कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, ठीक है ना। क्योंकि एक अगली संख्या 3, 5, 7, 9 क्रमागत संख्या रहेगी ये, ठीक है ना। चले तो कभी भी अगर अपन को बोला जाए ना कि 100 तक की सम संख्या का औसत क्या होगा, तो उसका मतलब प्रथम 100 संख्या नहीं है, 100 तक की लेना है अपन को, ठीक है ना। जैसे यहां से बात को समझना, जैसे मैं यहां से बात करूंगा प्रथम 200 सम, प्रथम 200 तक की सम संख्या का औसत। चलिए फिर यहां से बोला गया था प्रथम 200 सम संख्या का औसत। देखो दोनों सवालों में बहुत अंतर है, बात को समझना। मैंने आपको 2 ही लैंग्वेज लिखाई है भाई। प्रथम 200 सम संख्या की बात करेगा तो अपना फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन सवाल में अगर ऐसा बोला है कि 200 तक की संख्या, 200 तक की संख्या का मतलब ये हो गया कि लास्ट वाली संख्या अपन को दे के रखा है। बात समझ में आ रही है। ऊपर वाले सवाल में क्या बोला है कि प्रथम 200 तक की कौन सी संख्या लेना था, सम संख्या लेना था। तो ऐसे सवालों में आप पहली संख्या लिखेंगे और ऐसे सवालों में आप क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या लिखेंगे। देखो सम संख्या की बात करेगा तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चले देखो यहां से अंतिम संख्या की बात करेगा तो अंतिम सम संख्या कौन सी हो गई, 200 हो गई। क्योंकि अपन को 200 तक की लेना था, बस अंतिम संख्या अपन को देके रखा था, ठीक है ना। इनका औसत निकालना बहुत आसान है। देखो दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 202, और इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो यहां से अपना औसत कितना आ गया, 101 आ गया। चले नीचे वाले सवाल का मतलब यह है कि आपको जो स्टार्टिंग की 200 सम संख्या है ना उनको आपको लेना है। तो यहां से प्रथम 200 सम संख्या, तो यहां से उत्तर कितना हो जाएगा, 201 निकल जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला सिखाया था ना कि प्रथम n सम संख्या का औसत n प्लस 1 होगा, प्लस 1 अपन करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो प्रथम 200 सम संख्या का औसत पूछा जाए, 200 में 1 जोड़ेंगे कितना निकल के जाएगा, 201 निकल के जाएगा। ऊपर वाले सवाल का मतलब यह था कि आपको आखिरी संख्या के बारे में सवाल में दे के रखा था। बात समझ में आ रही है। तो पहली संख्या लिखो, आखिरी संख्या लिखो, दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से मुझे बताना, आप लोग एक छोटा सा सवाल में आपको करवाता हूं। चलिए जैसे आप लोग मुझे बताइए, ये आपके पास में प्राकृतिक, ये आपके पास में है विषम, इवन का मतलब सम होता है, ये पूर्ण होता है। बताइए उत्तर क्या होगा। चलिए देखो यहां से अपन ने क्या बोला था, प्रथम n सम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, 2 ही तो बातें थी, ठीक है ना। अगर प्रथम n सम संख्या की बात कर रहे थे तो औसत क्या आ रहा था, 1 से ज्यादा आ रहा था, ठीक है ना। प्रथम n विषम संख्या की बात करेंगे तो अपना औसत में कितना आ रहा था, वही आ रहा था। अगर जितनी संख्या दे के रखा है उतना ही औसत आ गया तो फिर आपकी संख्या कौन सी कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। अगर जितनी संख्या दे के रखा है औसत 1 ज्यादा आया
तो फिर आपकी संख्या कौन सी कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। जैसे सवाल में बोला गया था कि प्रथम 101 संख्या का जो औसत है वो कितना देके रखा है? 102 देके रखा है। तो आपका जो औसत है वो कितने से ज्यादा है? 1 से ज्यादा है। देखो औसत 1 से ज्यादा कब आएगा? जब आपकी संख्या कौन सी रहेगी? सम संख्या रहेगी। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अगर औसत आपका 1 ज्यादा देके रखा है तो संख्या कौन सी रहेगी? सम संख्या। अगर औसत आपका संख्या के बराबर ही देके रखा है तो फिर आपकी संख्या कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ये फॉर्मूले यहां काम आते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप लोग बताइए इस सवाल के बारे में। ओड का मतलब हो जाएगा विषम, ये आपका पास में हो जाएगा सम। प्राइम संख्या मतलब होता है अभाज्य संख्या, और यहां से होता है प्राकृतिक संख्या होती है। क्या हो जाएगा? चले, सवाल में बोला गया था कि 1234, ठीक है ना। 1234 संख्याओं का औसत भी 1234 है। अभी दो ही तो बातें सिखाई है कि यहां से प्रथम n सम संख्या का औसत 1 ज्यादा होगा, ठीक है ना। अगर यहां से सम की बात करेंगे ना तो अपने पास में क्या होगा? n+1 होता था। अगर यहां से विषम की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर जो औसत था वो भी कितना होता था? n होता था, ठीक है ना। n सम संख्या की बात करेंगे 1 ज्यादा होगा, और n विषम संख्या की बात करेंगे तो औसत क्या निकल के आएगा? समान निकल के आएगा। चले, तो जितनी संख्या देके रखा है उतना ही औसत आ गया, तो संख्या कौन सी रहेगी? विषम संख्या। और जितनी संख्या देके रखा है अगर औसत 1 ज्यादा आया है तो फिर वो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। देखो, जितनी संख्या देके रखा है उतना ही औसत देके रखा है, तो जितनी संख्या उतना औसत, तो फिर संख्या कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। तो अपना जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हाँ देखो आगे के बातें समझना। चलिए, देखो यहां से अब मैं आपको सिखाऊंगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना। चलिए, देखो यहां से अब अपन सीखेंगे। अपन को देखो सवाल में बोला जाएगा कि 50 संख्याओं का औसत 40 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, या फिर उन दोनों संख्या का योग ज्ञात करो, या फिर उन दोनों संख्या का अंतर ज्ञात करो, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालना सीखेंगे। देखो मैं तरीका आपको एक ही सिखाऊंगा, चाहे वो प्राकृतिक संख्या आपको दे, चाहे वो सम संख्या आपको दे, चाहे वो विषम संख्या आपको दे, देने के ये 3 ही तरीके होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको देखो है ना सारे चीजें सिखाऊंगा, लेकिन करने का तरीका सभी का सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। अगर मैं आपको बोलूं, छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं, 5 लगातार संख्या का जो औसत है वो आपको देके रखा है, जैसे 7 देके रखा है। बात को समझना, ठीक है ना। अगर 5 लगातार संख्या का औसत आपको कितना देके रखा है? 7 देके रखा है। अब इस लगातार का मतलब ही क्रमागत होता है, लेकिन अगर सवाल में आपको नहीं देके रखा है ना कि आपको संख्याओं के बीच में कितने कितने का गैप है, तो हमेशा ही आपको गैप 1-1 का मानकर चलना है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा 5 लगातार संख्या का जो औसत है वो कितना देके रखा है? आप बोलेंगे सर 7 देके रखा है। आप मुझे बताइए कि ये जो औसत होता है वो कहां पर होता है? बीच में होता है। बात समझ में आ रही है? अगर संख्या लगातार होती है तो ये जो औसत है वो कहां वाला होता है? बीच वाला होता है। अच्छा, यहां पर कितनी संख्या बोले थे? 5 संख्या। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या। बात समझ में आ रही है? चलिए, सबसे छोटी संख्या की बात करूंगा तो सबसे पहली संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या की बात करूंगा
तो यहां से कौन सी होगी, सबसे आखिरी वाली होगी, ठीक है ना। चलिए अच्छा यहां पर बताइए कि 5 लगातार संख्या का जो औसत है वो 7 देके रखा है, तो ये जो औसत वाला नंबर होता है ये कहां वाला नंबर होता है, बीच वाला। क्या इसको बीच में भर दें क्या, आप बोलेंगे सर इसको अपन बीच में भर देते हैं, बात समझ में आ रही है। चलिए अब लगातार संख्या थी तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 7 से पहले कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 से पहले कितना आएगा, 5 आएगा। तो सबसे छोटी संख्या तो 5 हो गई और सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई, 9 निकल के आ गई, ठीक है ना। लेकिन ये अपन तब कर पाए जब अपने पास में संख्या छोटी थी, बात समझ में आ रही है। ये अपन तब कर पाए जब अपने पास में क्या थी, संख्या छोटी थी। लेकिन अपने पास में मान लो संख्या बड़ी है, जैसे वो बोले कि 101 सम संख्याओं का औसत 50 है, बताइए सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ठीक है ना। तो जब भी बड़े नंबर आते हैं तो ये तरीका अपन को नहीं लगाना, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मतलब क्या है, मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए तो बीच वाली संख्या को औसत बोला जाता है, लगातार बोला है तो 9 आपकी बड़ी संख्या हो गई और 5 आपकी क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। अब इन्हीं सवालों को एग्जाम में कैसे करना है, चाहे आपके सीरीज सम संख्या की आए, चाहे आपके सीरीज विषम संख्या की आए, चाहे आपके सीरीज लगातार संख्या की आए, देखो एग्जाम में कैसे करना है बात को समझना। चलिए देखो यहां से बात को समझना, अच्छा मुझे आप लोग बताइए कि ये जो औसत है वो कहां वाली संख्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो आप बोलेंगे सर जो बीच वाली संख्या होती है ना वो अपने पास में क्या होती है, औसत होती है, बात समझ में आ रही है। कभी भी ऐसा सवाल पेपर में आए तो जो औसत है उसको कहां पर रखना है, सबसे पहले बीच में रखना है, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये जो बीच वाली संख्या है वो अपने पास में क्या है, औसत है। अच्छा इधर जितनी संख्या रहेगी इधर भी उतनी संख्या रहेगी, बात नहीं समझ में, क्योंकि बीच वाली संख्या का मतलब क्या होता है भाई, उधर जितनी संख्या रहेगी ना इधर भी उतनी संख्या रहेगी, तभी तो ये संख्या कहां वाली कहलाएगी, बीच वाली कहलाएगी, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इधर वाली संख्या की बात करेंगे तो ये कौन सी संख्या रहेगी, छोटी संख्या, और इधर वाली संख्या की बात करेंगे तो ये कौन सी संख्या रहेगी, बड़ी संख्या रहेगी। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, आप मुझे बस इतना बता दो कि इधर कितनी संख्या आएगी और इधर कितनी संख्या आएगी, आप मुझे बस इतना बता दो कि इधर कितनी संख्या आएगी, इधर कितनी संख्या आएगी। चले देखो टोटल मिलाकर कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अच्छा इस 5 में से एक संख्या को तो अपन भर चुके हैं, बात समझ में आ रही है। टोटल 5 संख्या थी लेकिन 5 में से कितनी संख्या को भर चुके हैं, एक संख्या को भर चुके थे। अगर 5 में से एक संख्या को भर चुके हैं तो अपने पास में अभी भी कितनी संख्या शेष बची है, 4 संख्या शेष बची है, बराबर बराबर भर दो, ठीक है ना। इस 4 में से आप बोलेंगे सर 2 संख्या इधर आएगी, तो फिर 2 ही संख्या आपके कहां आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी, बात आ रही समझ में। देखो यहां से टोटल संख्या 5 थी, 5 में से एक संख्या तो आप भर ही चुके हैं, क्योंकि ये औसत भी तो उन्हीं 5 संख्या में आ रहा था, ठीक है ना। 5 में से एक संख्या आप भर चुके हैं तो आपने एक माइनस किया तो कितनी संख्या शेष बची है, 4 संख्या। अब इस 4 संख्या को बराबर बराबर डिवाइड कर दो, जैसे 4 को आप बराबर बराबर डिवाइड करेंगे, अब बराबर बराबर डिवाइड का मतलब 2 का भाग देना ही, ठीक है ना। जैसे 4 में 2 का भाग देंगे तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगी, इधर भी 2 संख्या और इधर भी क्या आएगी, 2 संख्या आएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना, ये जो सवाल अपन ने लिखा था इसमें आप मुझे बताइए भाई प्रत्येक संख्या में कितने कितने का अंतर था, एक एक का अंतर था, बात समझ में आ रही है। ये जो सवाल अपन ने लिखा था इसमें प्रत्येक संख्या में कितने कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है। हो सके यही अंतर आपको 2-2 का मिल जाए, हो सके यही अंतर आपको 3-3 का मिल जाए, हो सके यही अंतर आपको कितने कितने का मिल जाए, 4-4 का मिल जाए, ठीक है ना। चलिए
तो आपने ये जो इधर संख्या लिखी है ना, उसको आपसे गुणा करना है कि प्रत्येक संख्या में कितने कितने का अंतर है। कल को प्रत्येक संख्या में दो दो का अंतर भी हो सकता है, तो किससे गुणा करेंगे? दो से गुणा करेंगे। प्रत्येक संख्या में तीन तीन का अंतर भी हो सकता है, फिर किससे गुणा करेंगे? तीन से गुणा करेंगे। प्रत्येक संख्या में चार चार का अंतर भी हो सकता है, फिर किससे गुणा करेंगे? चार से गुणा करेंगे। देखो, दो को एक से गुणा किया, दो आ गया, क्योंकि क्रमागत की बात करेगा तो अंतर कितना होता है? एक एक का होता है, लेकिन यही अंतर दो का भी आएगा तो समान तरीका काम करेगा, ठीक है ना। बड़ी संख्या निकालना है तो बस जोड़ के लिख दो। देखो, सात में दो को जोड़ा तो बड़ी संख्या कितनी आ गई? 9 आ गई। छोटी संख्या निकालना है तो घटाकर लिख दो। सात में से दो को माइनस किया तो यहां पर छोटी संख्या कितनी आ गई? 5 निकल के आ गई, ठीक है ना। प्रॉपर तरीका अपना ये रहेगा, क्योंकि ऐसे सवाल बड़ी संख्या के लिए आते हैं, छोटी के लिए नहीं आते, ठीक है ना। चलिए, अभी और भी बात समझिए। जैसे मैं आपको बोलूं 201 क्रमागत संख्या का औसत 500 है। छोटी बड़ी संख्या। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। टोटल मिलाकर अपने पास में कितनी संख्या है? 201 संख्या है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप मुझे बताइए कि जो बीच वाली संख्या रहेगी वो अपने क्या कहलाएगा? औसत कहलाएगा। तो बीच वाली संख्या को अपन ने कहां रख लिया? बीच में रख लिया। औसत को अपन ने बीच में रख लिया। अब आप बोलेंगे सर इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, और इधर जाएंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी? छोटी संख्या मिलेगी। जितनी संख्या इधर रहेगी उतनी संख्या उधर भी रहेगी, क्योंकि बीच में जो औसत है उसको बीच में रखना है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से टोटल मिलाकर कितनी संख्या थी? आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर 201 संख्या है, लेकिन 201 में से एक संख्या अपन भर चुके हैं। बात समझ में आ रही है? कितना हो जाएगा? चलिए, देखो यहां से बात को समझना। आप बोलेंगे सर बीच वाली संख्या देखेंगे 205 था। बड़ी की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, और छोटी की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से कोई सा भी सवाल आ जाए, जो जितनी संख्या देके रखा है उसमें से एक घटाएंगे तो आप बोलेंगे कि जो शेष संख्या है वो कितना निकल के आ गया? 500 निकल के आ गया। चलिए, जैसे 500 में 2 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे सर बराबर बराबर में डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 250 संख्या आपके इधर आएगी, तो 250 संख्या आपके किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। चलिए, लेकिन यहाँ पर संख्याओं के बीच में जितने जितने का गैप होता है उससे क्या किया जाता है? गुणा भी किया जाता है। तो आप बोलेंगे सर जब भी सम संख्या देगा प्रत्येक संख्या में दो दो का गैप रहेगा, ठीक है ना। यही सेम सवाल आपको हो सके प्रत्येक संख्या में 5-5 का गैप दे दिया जाए, ऐसा सवाल में बोल दिया जाए, तो फिर किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर कितना आ गया? 500 आ गया। अगर बड़ी निकालना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 500 को 205 में जोड़ेंगे तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा? 705 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले, अब यहां से कुछ लोगों का डाउट होगा सर ये 501 नहीं देकर कुछ और नंबर दिया जाए, जैसे 100 दे दिया जाए, ठीक है ना। चलिए,
जैसे बात को समझना, 100 सम, माइनस कर लो ना यार, नेगेटिव में जाएगी, माइनस में जाएगी, फिर बात समझ में आ रही है। संख्या अपने प्लस वाली ही नहीं होती, संख्या माइनस वाली भी होती है, ठीक है ना। तो जब भी छोटी संख्या की बात करेगा ना तो माइनस में भी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप फिर क्या करेंगे भाई, बड़ी संख्या निकालेंगे प्लस, तो यहां से 500 जोड़ दिया। छोटी संख्या निकालेंगे तो यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस का 500 करना पड़ेगा। तो आप यहां से देखेंगे कि 500 में से 205 को घटाएंगे तो आपके पास में यहां से क्या जाएगा, आप बोलेंगे 295 आएगा। लेकिन ये 295 किसका निकल के आएगा, माइनस का निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो सबसे छोटी संख्या है वो माइनस का 295 आएगी, न कि प्लस का 295, ठीक है ना। क्योंकि 205 में से 500 को माइनस करना है, छोटी संख्या में से बड़ी को माइनस करता है तो अपना उत्तर माइनस में आता है। तो जो छोटी वाली संख्या है ना वो माइनस में भी जा सकती है ना। चलिए, उसका कोई अंत नहीं है। देखो यहां से बात को समझना, 100 सम संख्या का 100 सम संख्या का जो औसत है 200 है। 201 कर लो यहां पर, है ना। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो यहां पर कोई सा भी नंबर आए, मैं पहले बता रहा हूं, आप 2 का भाग देंगे, हो सके पॉइंट में भी आ जाए, लेकिन तरीका आपका वही लगेगा, एक ही तरीका है, कॉमन तरीका, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे, अब यहां से थोड़ा सा सीखो भाई करना कैसे था, ठीक है ना। देखो यहां से बीच वाली संख्या की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 201। अगर बड़ी निकालना है तो इस साइड जाना पड़ेगा, छोटी निकालना है तो इस साइड जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आपको जितनी भी संख्या दे के रखा है उसमें से क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर 1 माइनस करेंगे। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले तो आपको जितने भी संख्या दे के रखा है उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो शेष संख्या बची है वो कितनी बच गई, 99 बच गई। अब इस 99 को अपन को क्या करना पड़ेगा, 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस 99 में किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। यहां से बात को समझना कि अगर भाग नहीं जाता है ना तो जबरदस्ती पॉइंट में मत लिखना। बात आ रही समझ में। देखो कैसे, आपने यहां से 99 में 2 का भाग दिया तो पॉइंट में मत लिखना, आप इसको ऐसे ही लिखना। आप बोलेंगे सर इधर 99 बटे में 2 संख्या रहेगी और इधर भी 99 बटे में 2 संख्या रहेगी। बात आ रही समझ में। अगर कभी भी आपको लगे कि यहां से भाग नहीं जा रहा तो फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही रखना है। इसका कारण मैं ये बता रहा हूं कि जब भी सम संख्या या विषम संख्या की बात करेंगे तो अंतर 2-2 का होता था। अगर अंतर 2-2 का होता था तो फिर गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। देखो नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 कटेगा तो यहां से कितना निकल के आ गया, 99 निकल के आ गया, ठीक है ना। तो आपको अगर ऐसा लगे कि भाग नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे ही लिखना, जैसे आप 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 को आराम से काटेगा। बात आ रही समझ में। चलिए, अब यहां से आप लोग जोड़ेंगे तो जो बड़ी संख्या है वो अपने पास में कितने निकल के आ गई, 300 निकल के आ गई। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, अब यहां से मैं आपको एक कंक्लूजन बता रहा हूं। भाई तरीका तो प्रॉपर यही है, कोई सा भी सवाल आ जाए, लेकिन एक में आपको फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं कि जब भी सम और विषम संख्या पर आधारित ये सवाल आता है ना तो आपको डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेना। देखो कैसे, यहां से 1 माइनस किया है ना। देखो मैं यहां से डायरेक्ट आपको कंक्लूजन बता रहा हूं इसका।
लेकिन ये जो कंक्लूजन है वो कौन सी संख्या के लिए है? अगर आपको सम संख्या दे और आपको विषम संख्या दे, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए आपको देखो कुछ नहीं करना, जितनी संख्या दे के रखा है उसमें से एक कम करेंगे, कितना मिलेगा? 99 मिलेगा। बड़ी संख्या निकालना है तो 99 जोड़ लो, छोटी संख्या निकालना है तो 99 को माइनस कर लो, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे अपने पास में सवाल था, ठीक है ना, जैसे अपने पास में सवाल था तो आप क्या करेंगे, ये तरीका बस मैं आपको सम और विषम के लिए बता रहा हूं। तो आप क्या करेंगे भाई, बट्टा बट्टा दो मत करो, आप तो डायरेक्ट लगा लो। देखो 501, इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। बड़ी संख्या निकालना है तो 500 प्लस कर लो, छोटी संख्या निकालना है तो 500 को घटा लो, ठीक है ना। चलिए वैसे आप बोलेंगे सर अपने पास में सवाल था, ठीक है ना, वैसे आप लोग बोलेंगे सर अपने पास में सवाल था, आप ऐसे नहीं जाकर, ये तरीका मैंने क्यों बताया, क्योंकि कल को 3-3 का अंतर दे दिया तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। कल को प्रत्येक संख्या में 4-4 का अंतर दे दिया तो फिर आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। चलिए लेकिन आप चाहते हैं कि सर सम और विषम का डायरेक्ट तरीका, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। देखो जो भी संख्या दे के रखेगा उसमें से एक घटाइए, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो आपको अगर बड़ी संख्या निकालना है तो 100 जोड़ दो, अगर छोटी संख्या निकालना है तो 100 माइनस कर दो। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो सम और विषम में बहुत आसान है, आप संख्या में से एक माइनस करो, जो भी आएगा आप इधर जोड़ोगे तो बड़ी संख्या आएगी, आप इधर जोड़ेंगे तो छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए लेकिन ये वाला नियम किसके लिए है? सम और विषम के लिए है बस, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, देखो यहां से ये जो औसत होता है ना, इसको दूसरी भाषा में माध्य भी बोला जाता है, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि इतनी संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए, तो माध्य का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे सर औसत होता है। चलिए देखो यहां पर एक शब्द आता है परास, मतलब ये शब्द आपने नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत बार अपन नहीं जानते, इस वजह से सवाल को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। देखो परास का मतलब कुछ नहीं होता, जो सबसे बड़ी संख्या और यहां से जो सबसे छोटी संख्या, उन दोनों का क्या होता है? अंतर होता है, ठीक है ना। परास का मतलब कुछ नहीं होता, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, उन दोनों का अंतर लेंगे तो यही क्या कहलाएगा? आपका परास कहलाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अब मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या में अंतर कैसे निकालना है, ठीक है ना। चलिए अगर अंतर की जगह आपको बोला जाए कि परास ज्ञात करो तो भी आपका कॉन्सेप्ट यही लगेगा। चलिए तो यहां से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में अगर अंतर निकालना है तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका तो सबसे बड़ी संख्या निकालो, सबसे छोटी संख्या निकालो और उन दोनों का क्या ले लो? अंतर ले लो, तो भी आपका उत्तर निकल के जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहां से एक सवाल दे रहा हूं, 51 सम संख्या का औसत 100 है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करो। चलिए देखो यहां से बात को समझना, यह अंतर वाला सवाल पूछा जाता है तो एक तरीका तो यह है भाई, सबसे बड़ी संख्या निकाल लो, सबसे छोटी संख्या निकाल लो और दोनों का क्या ले लो? अंतर ले लो, ठीक है ना। चलिए जैसे आप यहां से देखेंगे, बात को समझना, यहां से आप लोग देखेंगे भाई ये सवाल वही तो है जो अभी तक अपन कर रहे थे।
तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से औसत को कहां रखना है, बीच में रखना है। अगर बड़ी संख्या की बात करेंगे तो अपन इधर जाएंगे, अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो अपन इधर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, सम और विषम के केस में अपन ने बड़ी संख्या और छोटी संख्या को निकालना आराम से सीख लिया था। देखो कैसे, जितनी संख्या दे के रखा है उसमें से एक घटाएंगे हमेशा। तो यहां से कितना आ गया, 50 आ गया। 50 आप इधर जोड़ो, 50 आप इधर माइनस करो, तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, बड़ी और छोटी संख्या निकल के आ जाएगा। देखो 100 में 50 जोड़ेंगे तो यहां से कितना हो गया, 150। 100 में से 50 को घटाएंगे तो छोटी संख्या कितनी आ गई, 50 निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से छोटी संख्या तो 50 है, बड़ी संख्या 150 है। क्या इन दोनों में आप अंतर बता सकते हैं क्या, 100 का निकल के आ जाएगा। तो एक तरीका तो यह है कि आप अंतर ऐसे निकाल लो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो यहां से ध्यान से देखना, देखो आप डायरेक्ट ही अंतर कैसे निकालेंगे उस बात को समझना, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितनी संख्या देख के रखा है उसमें से क्या करना है, एक माइनस करना है। तो आप बोलेंगे कि एक माइनस किया तो यहां से कितना हो गया, 50 हो गया। लेकिन आपको फिर यहां से एक संख्या से गुणा भी करना होता है। कौन सी संख्या से गुणा करेंगे, देखो अगर संख्याओं के बीच में 2-2 का गैप है तो 2 से गुणा करो, अगर संख्याओं के बीच में 3-3 का गैप है तो 3 से गुणा करो, अगर संख्याओं के बीच में 4-4 का गैप है तो 4 से गुणा करो, अगर क्रमागत संख्या है मतलब 1-1 का गैप है तो 1 से गुणा करो, ठीक है ना। चले, जैसे आप बोलेंगे सर सम संख्या प्रत्येक संख्या में कितने कितने का गैप है, 2-2 का गैप है, तो आपका डायरेक्ट ही जो अंतर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप इस वाले तरीके का प्रयोग करना। सबसे पहले तो एक माइनस किया, ये जो तरीका मैंने बताया है ये सभी के लिए कॉमन तरीका है, ठीक है ना। सबसे पहले तो एक माइनस किया, 50 आ गया। अब प्रत्येक संख्या में 2-2 का गैप है, क्योंकि सम और विषम में 2-2 का गैप होता है, 2 से गुणा कर लो। तो यहां से बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। अगर प्रत्येक संख्या में 1-1 का अंतर है तो फिर 1 से गुणा कर लो, ठीक है ना। चलिए, जैसे आप लोग बताइए 500 क्रमागत संख्या का औसत 350 है, परास ज्ञात करें। चलिए, अपना सवाल ये था भाई 500 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो 350 है, तो फिर आपको क्या ज्ञात करना है, परास ज्ञात करना है, ठीक है ना। परास का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में क्या निकालना है, अंतर निकालना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो अंतर निकालना अपन ने सीखा है बहुत आसानी से। आप बोलेंगे कि जितनी संख्या दे के रखा है उसमें से क्या करेंगे, एक घटाएंगे। तो जितनी संख्या दे के रखा था अगर उसमें से एक घटाया तो कितना आ गया, 499 आ गया, ठीक है ना। चलिए, फिर आप उस संख्या से गुणा करेंगे कि प्रत्येक संख्या में कितने कितने का गैप है। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला गया, बस आपको क्रमागत बोला गया है, तो गैप कितने का मान के चलेंगे, 1 का मान के चलेंगे। अगर प्रत्येक संख्या में 1-1 का गैप है तो 1 से गुणा कर दो, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में जो अंतर है वो कितना निकल के आ जाएगा, 499 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हो सके इसी सवाल में आपको 3-3 का गैप दे दे तो फिर 3 से गुणा करना है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, देखो अब आसान आसान से सवाल थे जो आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है उस पर आधारित सवाल देखिए। देखो इस सवाल को घर पे कर लेना, ठीक है ना। आपको देखो 15, 17, 20, 25, 32, 35 का औसत ज्ञात करना है। सभी संख्या को जोड़ना और किसका भाग देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6
टोटल मिलाकर 6 संख्या है, तो किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे। क्या ये संख्या आपको क्रमागत नजर आ रही है? क्या नहीं है क्रमागत, क्योंकि 15-17 में 2 का गैप है और यहां पर कितने का गैप आ गया? 3 का गैप आ गया। फिर आगे देखेंगे तो 5 का गैप आ गया। मतलब यह संख्या अपने क्रमागत नहीं है, यह तो ऐसे ही देके रखा था। तो यहां पर सभी को जोड़कर किसका भाग देंगे? 6 का भाग देंगे, क्योंकि टोटल मिलाकर कितनी संख्या है? 6 संख्या। ठीक है ना, आप लोग कर लेना इसको। चलिए देखो, सवाल में अपन को बोला गया था, बात को समझना, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का अपन को क्या निकालना है? औसत निकालना है। चलिए, अच्छा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी बताई थी? 2 बताई थी। ठीक है ना, अगर जो भूल गया यहां से देख लो वापिस। चले, कभी भी अगर प्रथम की बात करेगा तो सम संख्या 2 लेकर चलेंगे, विषम संख्या 1 लेकर चलेंगे, भाज्य संख्या 4 लेकर चलेंगे, अभाज्य संख्या कितने लेकर चलेंगे? 2 लेकर चलेंगे। तो यहां से प्रथम जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो अपने 2 ही होती है। धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे, कहां से लेकर चलेंगे? 1 से लेकर चलेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो जब भी अभाज्य संख्या का सवाल पेपर में आता है ना, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसको आपको वैसे ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? कभी भी अभाज्य संख्या का औसत निकालने का सवाल पेपर में आता है तो इसको नॉर्मल ही करना होता है, क्योंकि इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं होता। ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप बोलेंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेनी है। अगर प्रथम 5 अभाज्य संख्या लेना है तो शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? 2 से करना पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, 2 के बाद में कौन सी संख्या लेंगे? 3 लेंगे। देखो, अभाज्य संख्या का मतलब वो संख्या होते हैं जिसमें खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। देखो, प्रथम संख्या में ही कंफ्यूजन होता है आदमी, तो प्रथम संख्या 2 लेकर चलो, बाद में फिर आप लगातार 5 वो संख्या लिखो जिसमें खुद का ही भाग जाता है। देखो, 4 आएगा क्या? नहीं आएगा। आप बोलेंगे 5 आएगा क्या? 6 आएगा क्या? नहीं आएगा। आप बोलेंगे 7 आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। आप बोलेंगे सर डायरेक्ट 11 आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या ये है जिसमें खुद का ही भाग जाता था। चलिए, अब यहां से अपन को पूछा गया है औसत, तो औसत निकालने का तरीका एक ही है, सभी संख्याओं को जोड़कर आप किसका भाग देंगे कि कितनी संख्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। आप यहां से देख सकते हैं कि जब भी अभाज्य संख्या का सवाल आता है ना, तो गैप समान कभी नहीं मिलेगा आपको। चलिए, सभी को जोड़िए, 5 3 8 2 कितना हो जाएगा? 10, 11 7 17 10 कितना हो जाएगा? 27। क्या? हाँ, 28 होगा। चलिए, तो यहां से 28 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। अगर सभी को जोड़ेंगे 28 मिला, किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे, क्योंकि ये जो संख्या अपन देख रहे थे ना, क्रमागत नहीं है। अगर क्रमागत होती, क्रमागत का मतलब गैप समान होता, ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप बोलेंगे 25 कितना हो जाएगा? 6। तो यहां से जो अपना उत्तर रहेगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 5.6 निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग इस सवाल को बनाइए, आसान सा सवाल है। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत का अनुपात ज्ञात करिए। पहले तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालो। ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से चलिए, सबसे पहले तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत निकालेंगे। तो आप बोलेंगे सर प्रथम संख्या 2 आ गई, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 13 आ गया, कितना हो गया? 3 3 6 हो गया। फिर यहां से कितना आ गया? आप बोलेंगे सर 17 आ गया, और यहां से कितना आ गया? 19 आ गया। ठीक है ना।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं को गिन लेना, पता चले कि एक ज्यादा लिख लिया, ठीक है ना। चले, तो यहां से आप लोग बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या अपन ने लिख लिया, अब इनका अपन को क्या निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो औसत निकालने का एक ही फंडा है कि सभी को जोड़कर किसका भाग देंगे, संख्या का भाग देंगे। देखो जब भी अभाज्य संख्या का सवाल आता है ना, इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं होता। आप चाहो कि सर डायरेक्ट ही सूत्र बता दो, इसका फॉर्मेट नहीं है। अभाज्य संख्या का कोई भी फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जो गैप है ना वो अलग अलग होता है, इस वजह से। चलिए, तो आप इसका औसत कैसे निकालेंगे, आप इसका औसत निकालेंगे सर सभी को जोड़कर संख्या का भाग दे लो। देखो 5 3 8 2 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। चलिए, वैसे आप लोग बोलेंगे, वैसे आप लोग बोलेंगे इन दोनों को जोड़ा तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 30 हो जाएगा। चलिए, 19 और 11 को जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहां से अपने पास में 7 बचा है, 30 30 60 70 और 7 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। तो इन सभी संख्याओं को अपन ने जोड़ा तो यहां से योग कितना आ गया, 77 आ गया। चलिए, अच्छा टोटल मिलाकर कितनी संख्या थे, 8 संख्या थे, क्योंकि औसत निकालने का एक ही फंड होता है। अगर संख्या क्रमागत नहीं देके रखा, इन सभी संख्या का योग करके किसका भाग देंगे, संख्या का भाग देंगे। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या का जो औसत है वो अपन ने कितना निकाल लिया, 77 बटे में 8 निकाल लिया। अब इसको काटने की कोशिश मत करो, क्यों, क्योंकि अपन से ये थोड़ी पूछा है, अपन से तो अनुपात पूछा था। हो सके जब अनुपात निकाले, जब संख्या इधर से उधर कट जाए तो इनको काटने की कोशिश मत किया करो, ठीक है ना। चलिए, आगे सवाल में बोला गया था कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत। अच्छा, इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट बताया है, बताइए क्या हो जाएगा। देखो यहां से प्रथम 10 सम संख्या का जो औसत है उसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था ना भाई। सम बोलेगा तो एक बढ़ाकर लिखो, विषम बोलेगा तो समान आ जाएगा। तो प्रथम 10 सम संख्या बोला था, जब भी सम संख्या की बात करेगा तो एक बढ़ाकर लिखेंगे, तो प्रथम 10 सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अभी लाइन से 2-3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना, उसी का प्रयोग किया है, ठीक है ना। सवाल में क्या बोला गया था भाई, इनका अनुपात अपन को निकालना था, बात समझ में आ रही है। प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत लिया तो आप बोलेंगे सर 77 बटे में 8 आ गया। प्रथम 10 सम संख्या का औसत लिया तो यहां से कितना आ गया, 11 आ गया। इन दोनों का अपन को क्या पूछा गया था, अनुपात पूछा गया था, ठीक है ना। 11 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। क्या इस अनुपात को हल करना सिखाया है क्या, बिल्कुल। आप बोलेंगे सर जब भी ऐसा अनुपात आता है तो आप वज्र गुणा कर दो। देखो 1 को 77 से गुणा किया 77, 8 को 11 से गुणा किया 88। देखो यहां से 11 से काटेंगे 7 बार, 11 से काटेंगे 8 बार, तो अपना जो अनुपात है वह कितना हो गया, 7:8 हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो अभाज्य संख्या का तो कोई भी नियम फिक्स नहीं है, इसको तो आपको सभी संख्या को जोड़कर कितनी संख्या है उनका भाग देना पड़ेगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या का औसत 77 बटे में 8 आ गया, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ये जो नीचे वाला लिखा है इसका तो पैटर्न है ना, तो उसको याद रखो। जैसे प्रथम 10 सम संख्या का औसत, फॉर्मूला सिखाया था भाई, सम देगा 1 प्लस कर लो, अगर विषम देगा तो समान ही औसत होगा। तो प्रथम 10 की बात करेंगे, 1 जोड़कर लिखेंगे तो औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इन दोनों में अपन से क्या पूछा था, अनुपात पूछा था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना निकल के आ गया, 7:8 निकल के आ गया। चलिए, देखो सवाल को बनाइए, आसान आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं ना उन पर आधारित सवाल है। प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं के औसत और प्रथम 15 धनात्मक सम संख्याओं के औसत का गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए, कितना हो जाएगा,
चलिए, सवाल में बोला गया था कि प्रथम 10 विषम संख्या, प्रथम, देखो धनात्मक से कंफ्यूज मत होना। धनात्मक का मतलब यही होगा कि आपको न तो जीरो को लेना न आपको माइनस को लेना। बात समझ में आ रही है? चले, तो यहां से प्रथम 10 विषम संख्या। चले, फिर आगे बोला गया था कि प्रथम 15 सम संख्या। चले, सवाल में बोला गया था कि प्रथम 10 विषम संख्या का औसत निकालो, प्रथम 15 सम संख्या का औसत निकालो और उन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। अच्छा, इस विषम का क्या बताया था? मैंने विषम का यह बताया था कि जितना संख्या देके रखा है वही अपना क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। लेकिन यहां पर सम के बारे में क्या बताया था कि आप +1 करिए। तो 15 सम बोला था, +1 करेंगे तो 15 जो सम संख्या है उनका औसत कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, सवाल में अपन से बोला गया था कि इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे कि गुणनफल कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो जो अपना उत्तर है वो कितना हो गया? 160 हो गया। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए करिए। ये शामिल करने वाले सवाल हैं, अभी इसको नहीं सिखाया आपको। करिए इसको। देखो, सवाल में बोला गया था कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। 9 संख्याओं में छोटी संख्या। अगर सवाल आ जाए सम विषम का, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो उसका डायरेक्ट तरीका सिखाया था कि छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे देखना है। ठीक है ना? चलिए, सवाल में औसत आपको 18 देके रखा था, तो औसत को कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। इधर जाएंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी और इधर जाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है ना? चलिए, जब भी सम और विषम की बात आती है तो डायरेक्ट तरीका याद रखना। देखो कैसे, अगर 9 देके रखा है तो 9 में से कितना माइनस करेंगे? 1 माइनस करेंगे। इस 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना बचा है? 8 बचा है। अगर छोटा निकालना है तो 8 माइनस कर दो, अगर बड़ी निकालनी है तो 8 प्लस कर दो। ठीक है ना? सवाल में तो छोटा पूछा गया था, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो छोटी वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 10 निकल के आ जाएगी। ठीक है ना? तो सम और विषम में छोटी और बड़ी निकालने का डायरेक्ट तरीका याद रखना। देखो, इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं। मैं हल्का सा हिंट देता हूं। 5 के प्रथम 10 गुणांक। चलिए, देखो, अगर आपको ऐसा बोला गया है कि 5 के प्रथम 10 गुणांक, इसका मतलब क्या होता है उसको समझना पहले तो। ठीक है ना? देखो, यहां से 5 के कितने गुणांक निकालना है? 10 गुणांक निकालना है। देखो, गुणांक का मतलब कुछ नहीं होता कि आपने इस 5 को है ना प्रत्येक संख्या से गुणा किया है। बात समझ में आ रही है? गुणांक का मतलब ये होता है कि आपने इस 5 को प्रत्येक संख्या से गुणा किया है। चलिए, तो यहां से प्रत्येक संख्या भाई 1, यहां से 2, यहां से 3, ऐसे करते करते कितनी संख्या लेने थे? 10 संख्या लेने थे। लेकिन 1, 2, 3 ऐसे करते करते कितनी संख्या लेना था? 10 संख्या लेना था। लेकिन ये जो 10 संख्या आपको लेना था वो किसका गुणांक लेना था? 5 का लेना था। 5 के गुणांक का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या को किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। जैसे आपने गुणा किया 5 आ गया, दूसरी संख्या से गुणा किया 10 निकल के आ गया, तीसरी संख्या से गुणा किया 15 निकल के आ गया। वैसे लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 50 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, अगर आपके पास में पहली संख्या है और आपके पास में लास्ट संख्या है, क्या आप औसत नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बीच में आप देखेंगे भाई समान गैप है। ठीक है ना? अगर प्रत्येक संख्या के बीच में समान गैप है तो वो संख्या क्रमागत कहलाएगी। और क्रमागत संख्या का औसत निकालने का तरीका, पहली संख्या को आखिरी के साथ जोड़कर किसका भाग दे लो? 2 का भाग दे लो। ठीक है ना? चलिए, तो जब भी ये गुणांक वाले सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तो आपको देखो पहली संख्या निकालना है और आपको कौन सी संख्या निकालना है?
आखिरी संख्या निकालना है, ठीक है ना। कभी भी ये गुणांक वाले सवाल पेपर में पूछे जाते हैं तो पहली संख्या निकालो और कौन सी संख्या निकालेंगे, आखिरी संख्या निकालेंगे। चलिए देखो पहली संख्या तो 1 से स्टार्ट होगी। यहां पर अपन को टोटल कितने गुणांक लेने थे, अपन को 10 गुणांक लेने थे, लेकिन ये गुणांक कौन किसके लेने थे, 5 के। तो पहली संख्या को जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। आखिरी संख्या को जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो आखिरी संख्या कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। अब यहां से औसत निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे, देखो दोनों को जोड़ा कितना मिला, 55 मिला। इस 55 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या। चले तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना निकल के आ जाएगा, 27.5 यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चले वैसे आप लोग बताइए, देखो यहां से अपन को गुणांक किसका लेना है, 9 का लेना है, और यहां पर टोटल संख्या कितनी लेनी है, 30 लेना है। 9 के प्रथम 30 गुणांक, कहने का मतलब 1 से लेकर कहां तक की संख्या लेना है, 30 तक की संख्या लेना है। अगर 9 का गुणांक बोला है तो इसको भी 9 से गुणा कर दो, इसको भी 9 से गुणा कर दो। सबसे पहले तो ये देखो भाई टोटल अपन को कितने गुणांक लेने थे। आप बोलेंगे सर टोटल अपन को 30 गुणांक लेने थे, तो पहली संख्या को हमेशा एक मानना। देखो 30 गुणांक लेने थे तो आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। लेकिन यहां पर 9 के गुणांक लेना था तो दोनों ही संख्या को किससे गुणा करेंगे, अपन 9 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। अगर यहां पर 11 के गुणांक होते तो दोनों ही संख्या को अपन 11 से गुणा कर देते। तो आप जैसे ही बात करेंगे तो पहली संख्या कितनी आ गई, 9 निकल के आ गई, और दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई, आप बोलेंगे सर आखिरी संख्या कितने निकल के आ गई, 270 निकल के आ गई, ठीक है ना। चलिए यहां से औसत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 279 आ गया, और किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। भाग दे लो, तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 139.5 हो जाएगा। तो जब भी ऐसा बोले ना भाई 5 के प्रथम 40 गुणांक, अब 40 गुणांक का मतलब 1 से लेकर 40 तक लो, और 5 के गुणांक तो दोनों ही संख्या को 5 से गुणा कर लो, ठीक है ना। तो पहली संख्या भी आ जाएगी, आखिरी संख्या भी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलिए हाँ इसको तो निकाल लिया था अभी थोड़ी देर पहले। देखो सवाल में बोला गया था कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा। देखो माध्य का मतलब क्या होता है, औसत होता है, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था भाई पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य, दो ही तो चीजें बताई थी, एक तो वर्ग होगा और एक क्या होगा, क्यूब होगा। आप यहां से देख सकते हैं, वापस से जा रहा हूं। देखो मैंने आपको 2 ही फॉर्मूले बताए थे, एक मैंने आपको बताया था वर्ग वाला। वर्ग का मतलब ये होता है कि प्रत्येक संख्या के ऊपर पावर कितने रहेगी, 2 रहेगी, इसको वर्ग बोला जाता है, ठीक है ना। चले तो प्रत्येक संख्या के ऊपर पावर 2-2 है तो इसको वर्ग बोला जाता है। तो इसका औसत निकालने का सूत्र देखो ये होता है, बात समझ में आ रही है। चले वैसे अगर मैं यहां से बात करूंगा प्रत्येक संख्या के पावर में 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर इसको घन बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर प्रत्येक संख्या के पावर में 2 है तो वर्ग बोलेंगे, अगर प्रत्येक संख्या के पावर में 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, अपन घन बोलेंगे। चलिए तो आपका देखो ये सवाल था, आप लोग कर सकते हैं। चले सवाल में बोला गया था कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे करते करते कहां तक लेना था, 10 के स्क्वायर तक लेना था। क्योंकि सवाल में बोला है ना कि पहले कितनी संख्या लेना था, 10 संख्या लेना था, लेकिन नॉर्मल नहीं लेना था, इनके ऊपर क्या लेना था, वर्ग लगाकर लेना था। वैसे यहां से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य भी आ सकता है। अगर घनों का माध्य आ जाए तो उसका फॉर्मूला भी अपन ने सिखाया है,
भाई 1 की पावर में 3 प्लस में 2 की पावर में 3 प्लस में 3 की पावर में 3, उसका फॉर्मूला सिखा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से वर्गों का माध्य, आपको यहां से वर्ग मतलब प्रत्येक संख्या के ऊपर दो दो लगाना है। चलिए, जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा इस सवाल को नहीं बना पाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर जो अपन को जितनी संख्या बोला है ना, जैसे यहां पर पहली 10 संख्या बोला था, तो n का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या फिर अगर लैंग्वेज में नहीं दे के रखा, अपन को डायरेक्ट ही ऐसे दे दिया, तो लास्ट में देख लेना कि कितना नंबर दे के रखा है, वही क्या होता है, n का मान होता है, ठीक है ना। देखो n का मान 10 रखो, 10 गुणा 10 रखेंगे, 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां से n नहीं आएगा, यहां पर n लगाते तो ये योग का फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। चले, तो यहां से आपका हो जाएगा 11, यहां से आप बोलेंगे सर 10 इंटू 2, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21, बटे में किसका भाग देंगे, 6 का भाग देंगे। 3 काटेगा 2 बार, 3 काटेगा 7 बार, तो यहां से जो अपना उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 77 बटे में 2 हो जाएगा। अगर यहां से आपने n लगा लिया तो ये तो योग का फॉर्मूला बन गया, लेकिन योग में अपन जैसे ही संख्या का भाग देते हैं तब जाकर वो औसत कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, तो अपनी देखो आदत क्या होती है ना कि योग का फॉर्मूला याद होता है अपन को नॉर्मली, ठीक है ना। चलिए, तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार याद करेंगे ना। भाई योग का फॉर्मूला ये होता है, अगर कि योग के फॉर्मूले से इस n को हटा लेंगे तो फिर आपका किसका फॉर्मूला बन जाएगा, औसत का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 77 बटे में 2 आएगा। ये कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। चलिए, जैसे सवाल में आपको बोला गया था कि पहले 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो औसत है वो कितना होगा, कितना हो जाएगा। चलिए, देखो यहां से पहली 100 धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि धनात्मक पूर्णांक को कहां से लेकर चलना है, 1 से लेकर चलना है। अभी मैंने आपको सिखाया था ना भाई, पहली संख्या तो धनात्मक पूर्णांक बोला जाए तो कहां से लेकर चलना है, 1 से लेकर चलना है। चले, फिर यहां से आप बोलेंगे सर 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा। वैसे आप बोलेंगे कि लास्ट में कौन सी संख्या रखना है, 100 रखना है, क्योंकि बोला है ना कि पहली कितनी संख्या लेना है, 100 संख्या लेना है। तो पहली संख्या तो अपने पास में एक ही होती है, ठीक है ना। और यहां से लास्ट संख्या के बारे में सवाल में बोला गया था कि पहली 100 संख्या लेना था। चले, तो जब भी धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो आपको पहली संख्या कितने लेकर चलना है, 1 लेकर चलना है। और लास्ट वाली संख्या के बारे में बोलेगा, जैसे पहली 200 धनात्मक संख्या, तो आप लास्ट में कितना लेकर चल लो, 200 लेकर चल लो। अगर बोलेगा भाई पहली 500 धनात्मक पूर्णांक संख्या, तो लास्ट में कितना लेकर चल लो, 500 लेकर चल लो, ठीक है ना। चलिए, देखो औसत निकालना बहुत आसान है। अगर संख्या अपने पास में क्रमागत होती है ना, तो पहली संख्या को आखिरी में जोड़ के किसका भाग दे लो, 2 का भाग दे लो। पहली को आखिरी में जोड़ेंगे 101 मिला, इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग। तो यहां से अपने पास में जो औसत है वो कितना निकल के आएगा, 50.5 निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो उत्तर बताइए। सवाल में बोला गया था कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। कितना हो जाएगा। देखो 2 सवाल मिलेंगे आपको पेपर में, 100 तक के, मतलब ये वाला तो लिखा ही हुआ है, मैं दूसरा लिख रहा हूं। प्रथम 100 विषम संख्या का औसत। इस वाले का उत्तर कितना हो जाएगा, ये जो सवाल अपन ने लिखा है इसका उत्तर कितना हो जाएगा। चले,
देखो दो टाइप के सवाल मिलेंगे, एक में बोलेगा कि प्रथम 100 संख्या लेना है और एक में बोलेगा कि 100 तक की संख्या लेना है। जब भी ये तक शब्द आ जाए ना तो आप ये मानेंगे कि अपन को 100 से बाहर नहीं जाना, अपन को लास्ट संख्या के बारे में देके रखा है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से प्रथम 100 संख्या के बारे में बोला जाए तो यहां से मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखाया था कि अगर विषम संख्या का सवाल है तो अपना उत्तर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन सवाल में बोला गया था कि 100 तक की संख्या लेना है, तो ऐसे सवालों में आप पहली संख्या लिखो और ऐसे सवालों में आप आखिरी संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप मुझे बताइए कि विषम संख्या की जब भी बात होगी तो पहली संख्या कौन सी लेंगे, एक लेंगे। अच्छा, यहां अपन को बोला गया था भाई 100 तक की संख्या लेना है, तो आखिरी वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 99 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो एक सम संख्या है, 100 को नहीं ले सकते। तो आप बोलेंगे कि 100 तक की सभी विषम संख्या, पहली संख्या तो एक हो गई और यहां से आखिरी संख्या कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी, क्योंकि 100 अपन नहीं ले सकते, 100 तो एक सम संख्या है, ठीक है ना। चलिए, देखो विषम संख्या उस संख्या को बोला जाता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, उसको विषम संख्या बोला जाता है। अब यहां से औसत निकाल लो, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 100, इसमें 2 का भाग देंगे तो आपका जो औसत है वो कितना निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए, तो ये दोनों ही टाइप के सवाल मिलेंगे। इस वाले सवाल में तो डायरेक्ट ही फॉर्मूले का प्रयोग करना, लेकिन ऊपर वाले में आप पहली संख्या लिखेंगे और आखिरी संख्या लिखेंगे, इन दोनों को जोड़कर किसका भाग देंगे, अपन 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। टाइम हो गया क्या, चलिए बाकी पढ़ते हैं कल की क्लास में।